नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। प्रेस के सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और सम्माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पे जताया और सुर्खी से मुझे कैंडिडेट बनाया। एक तरफ भाजपा जो है उनके सेक्टर सम्मेलन होने लगे, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार अभी कहीं दिख नहीं रहा है। लगता है कि कांग्रेस केवल फॉर्मेलिटी कर रही है चुनाव। जी देखिए, इस बार का चुनाव दल के बीच से ज़्यादा ही जनता लड़ रही है और अभी कल ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है, जैसे आप सभी को जानकारी है। और प्रचार प्रसार ज़मीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। जनता जागरूक है इस बार और जनता इस बार पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है और मन बना चुकी है। विधानसभा को लेकर जितने भी कांग्रेस के सम्मेलन हुए, आपके आने के पहले तो कम हुआ है, इसके पहले और 2-3 सम्मेलन हुए हैं, तो आदर्श गार्डन से बाहर क्यों नहीं हो पाए चुनाव? तो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं से वहाँ भी मिलना शुरू हो चुका है और जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है। लेकिन क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष मिस्टर जैन जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनका एक आग्रह था कि ग्रामीण क्षेत्रों की एक बैठक वहाँ हो, तो हमने कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया है जिसमें सभी से परिचय और सभी से बातचीत हुई है। विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं जो उनको भी कोरोना हो गया, तो उसके बाद 100 क्षेत्र में नहीं जा रहे, तो जो सह प्रभारी बनाए गए संजीव जी, तो दोनों लोग क्षेत्र से नजारा नहीं। अब देखिए, लखन जी के साथ एक पारिवारिक परेशानी आई है, उनकी माताजी शांत हो गई हैं, तो वो इस कारण से अभी नहीं आ पाए और उनका पूरा सहयोग है और निरंतर उनसे बातचीत होती है, तो सभी लोगों का पूरा सपोर्ट है और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दीदी, जो दल बदल की राजनीति के कारण कहीं ना कहीं जनता विश्वास नहीं जता पा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी पर, इसमें ऐसे में आप फिर अब क्या लगता है आपको कि विश्वास करेगी जनता आप पर? बिल्कुल, देखिए, आप सब मीडिया के लोग हैं, संविधान हम सब ने पढ़ा है और संविधान में एक जो सबसे पहली लाइन होती है, वी द पीपल। वी द पीपल मतलब हम भारत के नागरिक। भारत में जो भी होगा, जब भी होगा और जैसे भी होगा, वो जनता के अनुसार होगा, क्योंकि जब सरकारें बनती हैं तो जनमत से बनती हैं। जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि को किसी भी तरह से अधिकार नहीं है कि बिना जनता की अनुमति के बेंगलोर में बैठ के जनता का अपमान करें और जनमत का अपमान करें। तो ये उनके साथ धोखा हुआ है। तो इस बार ये न्याय की लड़ाई है और जब न्याय की लड़ाई होती है तो उसमें जनता न्याय करेगी और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। तो जो बात आप कर रहे हैं, संविधान की बात जब हमने समझी, और आपसे बेहतर इसको कौन समझेगा कि जनता के अनुमति के बिना मतदाता का अर्थ होता है मत देने वाला दाता, और जिसको हम भगवान समान मानते हैं, उसका अपमान होना जनता का अपमान है। भाजपा आरोप है कि जब विधायक रहे 5 साल जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रहा, अब ऐसे में कैसे जनता आपको दोबारा से मौका दी? देखिए, आप सब मीडिया के लोग फील्ड में रहते हैं। 5 साल लगातार जो जुड़ाव मेरा रहा है, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र तो मेरा परिवार रहा, मैं बिटिया रही हूँ। मेरे सारे चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या विकास के कार्य हों, वो जनता की सहमति और जनता के सुझाव के बाद ही हुए हैं। चाहे हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हमारी रोड्स हों, जब जनता के बीच में गई, जब बातें सामने आई कि कितनी बदहाली थी 2013 से पहले, चाहे भापेल जैसी नगर रोड आपने देखा हो, समनापुर बिल्हेरा रोड देखा हो,
और हमारे पानी की व्यवस्था सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही खराब थी। उसको ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में जाके ही ये सारी चीज़ें निकली कि कहाँ पे हमको बक्सवाहा परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना की ज़रूरत है, कहाँ जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना की ज़रूरत है, कहाँ पे तोड़ा जलाशय चाहिए, कहाँ कंदेला। तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में रह के ही तो मुझे जानकारी हुई। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र 2013 में मेरे लिए नया था, लेकिन जब अपने परिवार में जीतने के बाद मैं पहुंची, उनकी समस्याएं समझी, तब जाके ये निर्णय हुए और ये विकास कार्य 2013 के बाद से आप देखिए जो क्षेत्र में हुए हैं वो जनता जानती है। और मेरे परिवार के साथ उठना बैठना हमेशा रहता है और जनता मुझसे पूरी तरह जुड़ी हुई है। सिंचाई के विषय में इसके पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? आप जब विधायक बनी तो आपने पूरा अपने निजी पैसे से हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जी, तो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सोचा, इसके पहले इस पे काम क्यों नहीं हुआ पूरी ये- विधानसभा क्षेत्र में? मैं बाहर से पढ़ के आई और मुझे जब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति देखी और परेशानियाँ मैंने किसान भाइयों की देखी, गरीबी देखी, उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि हम क्या कर सकते हैं जिससे उनको रिसोर्सेज मिलें। और वो रिसोर्सेज, किसान मेहनती तो बहुत होता है लेकिन क्योंकि पानी की कमी के कारण टूट जाता है। फिर हमने जब हवाई सर्वे किया व्यक्तिगत उस पे कॉस्ट पे, उस पे देखा कि 3 बड़ी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हमारे क्षेत्र में बह रही हैं, लेकिन उनमें से एक पे भी बांध नहीं बना था। तब हमने उस पे वर्कआउट किया और लगभग 11 से 12 2013 के बाद आप अगर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो जो बांध स्वीकृत हुए हैं उस पे हमने वर्कआउट किया और वो आज आपको ज़मीनी स्तर पे दिखेंगे। और कई जगह चाहे तोड़ा जलाशय आप देख लें तो वहाँ पे तो कई लोग किसान इसका लाभ भी उठाने लगे हैं। और मेरा हमेशा मकसद यही रहा है कि हमारे किसान भाई मजबूत हों, संपन्न हों, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो आई वर्क ऑन डेवलपमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो। मेरा सबसे पहला मोटिव यही था, क्योंकि अगर एजुकेटेड और यूथ आता है पॉलिटिक्स में तो हम क्या परिवर्तन जनता के लिए ला सकते हैं और अच्छा परिवर्तन, वो मैंने प्रयास किया और मैंने विकास के कार्य क्षेत्र में किए हैं। किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि आप भाजपा में थी, अब कांग्रेस में आ गई हैं, तो अब क्या आपके मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? इसके लिए आप सभी को पता है, जैसे नगर तरफ से एक तहसील की आई थी जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, तो तहसील स्वीकृत हुई, तहसील बन गई। दूसरा मुद्दा हमारे लिए कई कॉलेज और स्कूल्स का भी आया था एजुकेशन पे, तो हमने उसमें भी फोकस किया, तो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल्स वहाँ पे आए। तीसरा मुद्दा जो रोज़गार की बात आपने कही युवाओं के लिए, तो ITI हमने स्वीकृत कराई ताकि हमारे जो यूथ हैं जिनके सामने पढ़ने के बाद भी काफ़ी दिक्कत आती है और स्किल्ड होने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते, तो स्किल्ड होके कम से कम काम करें। तो इस पे मैंने प्रयास किया था और मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि आज का जो यूथ है उसको मौका मिले, वो काम कर सके और अपने परिवार को चला सके। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ पारुल साहू, जीत किसकी होगी? जीत केवल जनता की होगी, क्योंकि इस बार जनता के साथ अन्याय हुआ है। मैंने हमेशा कहा है और आगे भी कहूँगी, 2020 की परिस्थिति मीडिया के किसी भी लोगों से छुपी नहीं है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बेंगलोर में बैठ के नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि जनता चुनती है कि उनको किसको सरकार में बिठाना है, किसको नहीं। जनता का शासन होना चाहिए। तो ये जो अन्याय हुआ है, इस बार चुनाव पारुल साहू से पहले मैं केवल जनता की आवाज़ बन के खड़ी हूँ। इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी जो उनके साथ अन्याय हुआ है। बदले की कार्रवाई हो रही है विधानसभा चुनाव में, छोटे छोटे कार्यकर्ता पंचर बनाने वाले हैं जी, किसी ने झंडा लगा दिया, तो उनके ऊपर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो कांग्रेस ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेगी? क्योंकि ये बहुत मतलब अभी 3-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, अभी राहत में भी हो चुका जी। ये पूरी वो भाईजान की पूरी बिल्डिंग की नपाई करवा दी, दबाव बना दिया, झंडा हटाओ, ये इस तरह की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सुन के लगभग 2-3 महीने से ये बातें सुनने में आ रही हैं। जिस तरह से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आपके माध्यम से ही मुझे पता चला और लोगों ने भी मुझे बताया कि डर की और अहंकार की और दबाव की जो राजनीति चल रही है, इस वक्त मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। और मैंने पहले भी कहा है
कि इंसान से कोई व्यक्ति नहीं डरता है, डरना है तो भगवान से डरिए। और किसी को इतना अधिकार नहीं है कि आप डर फैलाएं, लोगों को डराएं और दबाएं। तो इस बार की लड़ाई यही है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, जिसको मैंने अपना परिवार हमेशा माना है, और मेरे कार्यकाल में आप देखिए हमेशा विकास के कार्यों पे बात हुई है। जनता की सेवा एक जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में होता है, उसको केवल जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि डर और अहंकार क्षेत्र में फैलाना चाहिए। तो इस वक्त क्षेत्र की जनता दुखी है और जिस तरह की डर की राजनीति चल रही है, जनता की आवाज़ बनके सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से डर और अहंकार की राजनीति को खत्म करना है। जैसा कि आप विकास की बात कर रही हैं, आपकी एक जीरा परियोजना है, उसमें आज भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जी, आज भी किसान परेशान हैं। देखिए, जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना आप सभी को पता है कि मेरे कार्यकाल में उसका भूमि पूजन भी हो चुका है और आप उसमें इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और स्वीकृति होने के बाद अभी उसके टेंडर्स लग चुके हैं और इसका प्रोसेस आगे होता है, क्योंकि आपने परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना जो बक्सवाहा बांध आपने देखा होगा, पूरे बुंदेलखंड में जब वो स्वीकृत हुआ था, मैंने किसानों को दुगना मुआवजा, जो कि कहीं और नहीं था, स्पेशल रिक्वेस्ट करके जो गाइडलाइन होती है इरिगेशन की, उसके अनुसार हमने दुगना मुआवजा दिलाया था। और मेरा वादा है कि जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना में भी किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। जिस तरह से परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना में मुआवजा मिला था, उसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को यहाँ भी मिलेगा। और कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार? इस बार मुद्दा एक ही है, जनता के साथ अन्याय जो हुआ है पूरे प्रदेश में। आप सब, मैं तो उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतिहास में मध्य प्रदेश में ये घटना पहली बार हुई है, मध्य प्रदेश में ये पहली घटना हुई है। तो इस बार मुद्दा एक ही है कि जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है, हम सब चेहरा बन के आए हैं। तो दीदी, अब भाजपा में रहकर भी जनता की लड़ाई लड़ सकती थी? मैंने हमेशा लड़ी हैं, तब भी लड़ी हैं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हैं वो आपसे छुपी तो नहीं हैं। परिस्थितियों के अनुसार जनता ने जब आपके और भी ऐसे नेता लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत को, और वो पार्टी चेंज ना करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम और यहाँ नाम ना लें नेताओं का, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी ना खुश थे, लेकिन अब वापस से उनके साथ उनका सपोर्ट करके उसमें भागीदार बन रहे हैं। जी, तो आप भी ऐसा कर सकते थे। देखिए, ये एक सम्मान की भी लड़ाई है, आप सभी से कोई बात छुपी नहीं है। महिला होते हुए मैंने 5 साल में कभी किसी पे गलत आरोप नहीं लगाए, ना किसी के विरुद्ध कोई बात कहे, ना किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पिछले चुनाव के पहले जो टिप्पणी की गई, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी हो सकती। उस समय पूरे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जिस तरह से सभी महिलाएं मेरे साथ खड़ी थीं और जिस तरह से पुतला दहन और जूता माला पहना के विरोध किया गया था जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के साथ अगर आज मैं खड़ी होती हूँ तो वो हर महिला का अपमान है, जिसका अपमान लोग करते हैं और सोचते हैं कि अब उनका चलता है। तो मेरे लिए ये स्वाभिमान की भी लड़ाई है। मैं नहीं खड़ी हो सकती ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है। ये केवल एक पारुल साहू की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो मेरे साथ उस वक्त खड़ी हुई थी। तो मैं कैसे इस वक्त खड़ी हो सकती हूँ इस व्यक्ति के साथ? चुनाव है ये, तो इसमें प्रशासनिक मिशनरी का भी बहुत जल्द दुरुपयोग होगा जी और उसी हिसाब से जो है पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की जमावट नहीं की जाएगी। जी, तो इससे कैसे आप लोग निपट करेंगे? चुनाव में तो सरकारी मिशनरी का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि भगवान है, ईश्वर की ताकत है, और इस समय जो धर्म युद्ध है, भगवान सत्य का साथ देगा और भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान और जनता सब देख रही है और भगवान पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। उनकी असीम कृपा से मुझे ये शक्ति मिली है कि आज मैं ये धर्म युद्ध लड़ूं और जनता मेरे साथ खड़ी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई तंत्र काम नहीं करता जब भगवान का तंत्र चलता है। बड़े नेताओं को समय का कोई प्रोग्राम बना है क्या? ये समय आने पे हम तय करेंगे, जैसा भी होगा सीनियर लीडर्स जो तय करेंगे उस हिसाब से तय होगा। आपने युद्ध की बात की,
कल एक फेसबुक पे आपने फोटो शेयर की थी जिसमें आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए नजर आ रही थी। तो इसके कई सियासी बयान भी निकल रहे थे और कई लोगों के कयास लगाए जा रहे थे कि आपने वो फोटो डालकर सिंधिया घराने और सिंधिया के कई गोविंद सिंह राजपूत पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा वार किया है, वो भी अपनी टिकट कंफर्म होने के बाद। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सम्मान हमेशा महारानी लक्ष्मीबाई का हमने किया है और वो हमारी आइडल भी हैं। मैं समझती हूँ कि जिसको जो संदेश समझना है, जो समझ है, वो सबकी अपनी अपनी समझ है। मेरे लिए तो वो आइडल है और मैं उनको पूजनीय मानती हूँ, तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया।